Hello everyone, welcome to the Swami Vivekananda Institute. Myself Nista and I welcome you to the Theory and Approach session in International Relations. जैसा कि आपको पता है कि हमने थियरी के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कुछ थियरी जो बच गए थे जनरली वैसे टॉपिक ये पूछे नहीं जाते, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो पूरे तरह से तैयारी करके एनडीए के एग्जाम में जाए। कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि मुझे नहीं आता है, क्योंकि एनडीए का कोई भरोसा नहीं है, कभी वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी वजह से मैंने ये टॉपिक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जानबूझ करके आपको एक सेशन रखा है ताकि आप इन पे अपनी कमांड हासिल कर ले, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट जब भी आप एमसीक्यू अप्रोच करोगे तो ये आपको एलिमिनेशन राइट आंसर तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है एज अ पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक, ताकि आप अपने हर थियरी एंड अप्रोचेस को अच्छे से जाने और हर थियरी पे आपका बेसिक कमांड हो। तो अगर हमारा अप्रोच देखें इस टॉपिक को लेके तो हम जो है कुछ बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको डेप्थ में जानने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस तरीके से कि क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकें। जनरली ये टॉपिक आपको लिटरेचर में पूछे जाते हैं, बट हमारा कोशिश ये है कि आप जो है ना इस टॉपिक को एज ए इंटरनेशनल रिलेशन में इन टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इस विषय को, इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। हमने बात कर ली थी पोस्ट कॉलोनिज्म की, यानी कि हम वहाँ पे बात करते थे थर्ड वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ, कॉलोनीज या फिर कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के बारे में। जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे एक जो वर्ड है वो आपको देखने को मिलेंगी, वो है स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? लेट मी हैव अ लुक। ओके, तो जब भी हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, जो मेन टर्म्स आता है वो है स्ट्रक्चर, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमने एक टर्म देखा था स्ट्रक्चर, जब हम केनेथ वॉल्श के बारे में बात कर रहे थे। उस संरचना से ये जो संरचना है वो अलग है। किस तरीके से अलग है? लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पे आप जब स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, लिटरेचर या फिर जितने भी आप फिलॉसफीज पढ़ते हैं उनको हम कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट्स अबाउट स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे कुछ भी जो हो रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जब भी हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्स्ट की, यानी कि लिखे हुए वर्ड्स, वर्बल्स, टेक्स्ट, लिटरेचर, फिलॉसफीज, दीज आर कम अंडर द स्ट्रक्चर। और हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से जो लिटरेचर होता है उनकी मीनिंग अलग अलग होती है बेस्ड अपॉन डिफरेंट कल्चर। तो जब हम इसके कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो उससे पहले हमें जानते हैं कि आखिर इन थियरी की जरूरत क्यों पड़ी, इसका ओरिजिन क्या है, क्यों ये थियरी जो है ना हमें इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना चाहिए, और क्यों जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय विषय, क्योंकि ये टॉपिक जनरली आप देखोगे ये लिटरेचर से रिलेटेड है, बट हम इसे अंतर्राष्ट्रीय विषय में पढ़ रहे हैं और कैसे इसका एप्लीकेशन जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विषय में कर सकते हैं। तो बात हुई 1980 की। ठीक है, उस टाइम पे क्या था? देयर आर द ग्रेट डिबेट गोइंग्स ऑन, दैट इज डिबेट 1, ग्रेट डिबेट 2, ग्रेट डिबेट 3, एंड जब हम आते हैं ग्रेट डिबेट 4, उसकी क्रोनोलॉजी के बारे में हम देखेंगे एज अ चार्ट के फॉर्म में, बट एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं ये जो 1980 का काल था वो काल था ग्रेट डिबेट 4 का। ठीक है, यानी कि उस समय इंटरनेशनल रिलेशन में चौथे डिबेट पे बातचीत हो रही थी। बात ये हो रही थी कि कैसे जो है ना जो कुछ थियरी खुद को रैशनलिस्ट क्लेम करती हैं, यानी कि खुद को तर्कवादी कहते अंतर्राष्ट्रीय विषय में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपने हेजेमनी को स्थापित करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख रहे हैं यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, दे आर दीज थियरी कंसीडर देम एज द रैशनलिस्ट थियरी। तो बात हुई दूसरे जो चिंतनकारी, यानी जो दूसरे सिद्धांतकारी थिंकर थे, उन्होंने कहा
कि जरूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में जितने भी चीजें हैं आप उनको रेशनल के बेसिस पे आप उनको एक्सप्लेन करो। यानी कि जरूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में हर चीज की जानकारी आप तर्क से लगा सको। कुछ चीजें जैसे कि बिहेवियर, स्टेट के कुछ वैल्यूज, स्टेट्स के कुछ मोरल्स, हमारे कुछ आइडियाज, हमारे कुछ नॉर्म्स, हमारे कुछ ट्रेडिशन, हमारे कुछ कल्चर, इन सब की जानकारी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फैक्ट से हटकर कुछ जो है ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर भी जाना है, रचना की ओर जाना है, और जिसके बारे में रिफ्लेक्टिविस्ट थियरी ने अपनी चिंता जताई। अब ये रिफ्लेक्टिविस्ट थियरी क्या होते हैं? जितनी भी थियरी आप पढ़ रहे हो, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दीज कम अंडर द रिफ्लेक्टिव थियरी, यानी कि चिंतनकारी सिद्धांत। ठीक है, हमने शुरुआत में बात की कि थियरी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके बारे में हमने रियलिज्म और लिबरलिज्म में बात की, यानी कि यथार्थवाद और उदारवाद में बात की। फिर हमने कहा कि एक जो थियरी होती है वो क्रिटिकल थियरी होती है, जिसके बारे में हमने जो हम पढ़ रहे हैं फेमिनिज्म के फॉर्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म के फॉर्म में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के फॉर्म में, और ये सब थियरी क्या होती है, दीज आर कंसीडर्ड एज क्रिटिकल थियरी। जब इतनी सी बात हो गई तो फोर्थ डिबेट कह रहा है कि हमारे पास दो तरह की थियरी देखने को मिली। एक तो है रैशनलिस्ट थियरी। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा गहराई में समझाने की कोशिश करती हूँ। यानी कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय विषय में 1980 के आने के दौरान आप जो देखो ये विषय जो है वो और भी बृहद होते गया, यानी कि अब बात आने लगी अंतर्राष्ट्रीय थियरी में चार तरीके के डिबेट्स की। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में जो अगली थियरी है वो है क्रिटिकल थियरी। क्रिटिकल थियरी को भी स्थान दिया जाना चाहिए। तो बात आई 1980 की। 1980 में उन्होंने कहा कि देयर इज अ फोर्थ डिबेट, जिन्होंने अलग अलग तरह की रैशनलिस्ट के अलावा और भी चीजें होनी चाहिए, जिसको उन्होंने कहा रिफ्लेक्टिविस्ट। रिफ्लेक्टिविस्ट में आपको देखने को मिला दो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। आप समझ जाइए, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, और इन्हीं के बीच में एक नया टर्म आया जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो ये तीन थियरी की क्लासिफिकेशन हम जनरली देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि ये दोनों की फीचर्स को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, तो उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म डिवाइडेड बिटवीन द टू आइडियाज, जो कि बात करते हैं नॉर्म्स की, बात करते हैं वैल्यूज की, बात करते हैं सोशलाइजेशन की, जिसके बारे में हमने बात किया था। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, किस तरह से जो शत्रुता, किस तरह से जो एनिमी की जो आइडियाज हैं वो स्टेट द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, रचना किए जाते हैं, बेस्ड अपॉन द कल्चर, बेस्ड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये हमने बात कर ली। लेकिन जो नया टर्म्स हमें देखने को मिल रहा है वो है रिफ्लेक्टिविस्ट थियरी, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, और उसी के तहत हम पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ते हैं और देखते हैं। जो थर्ड डिबेट आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय विषय में, उसके गहराई में हम जाएंगे, लेकिन क्या है फर्स्ट डिबेट, क्या है सेकंड डिबेट, क्या है थर्ड डिबेट, उसके बारे में या फिर बारे में क्या अभी ये देख लेते हैं। तो जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय विषय में बात करते हैं तो आपको जनरली चार डिबेट पूछने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, और ये आपको पूछे भी जाते हैं। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट डिबेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कौन है, तो फर्स्ट डिबेट आपको जनरली देखने को मिलेंगे आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच में। ठीक है, उदारवाद और यथार्थवाद के बीच में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आइडियलिज्म, लिबरलिज्म आप कह सकते हो उसको। ठीक है, सेकंड जो डिबेट इनका काल है 1920 से 1930 के बीच में, यानी कि आप समझ जाओ वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट खत्म होते ही। ठीक है, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखोगे सेकंड डिबेट आता है, वो है साइंटिफिक बिहेवियर के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है ना, किस तरीके से जो है ना ट्रेडिशनल जनरली कंसीडर करते थे फैक्ट्स, और बिहेवियरल जिन्होंने वैल्यूज को भी प्रमोट किया। ठीक है, तो ये सब जनरली साइंस और हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, साइंस वर्सेस हिस्ट्री, तो साइंटिफिक लाने की बात की जा रही थी। और यहाँ पे आप देखो लिबरलिज्म जो है प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशन को, रियलिज्म प्रमोट करता है इंटरेस्ट। तो ये जो है ना, ये दो बातें आपको फर्स्ट में इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंटरेस्ट की बात की गई, साइंस वर्सेस हिस्ट्री की बात की गई।
जब थर्ड डिबेट आया तो यहाँ पे बात की गई साइंटिफिक इन नेचर की, अंतरराष्ट्रीय विषय को कैसे साइंटिफिक बनाना चाहिए। और ये चीजें आपको देखने को मिलेगी 1980 में, यानी कि कोल्ड वार के दौरान, बीच में, ठीक है, कोल्ड वार के बीच में। और ये आपको देखने को मिलेगी किस तरह के अंतरराष्ट्रीय विषय को, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विषय में किस तरीके से हम साइंटिफिक बनाए, किस तरीके से और भी ज्यादा इसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसी में आपको क्वेश्चन किया गया कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है। अब ये टर्म जो है ना, देखिए ये जो टर्म है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ाऊंगी तो कुछ चीजें आपको नई नई देखने को मिलेगी। एपिस्टेमोलॉजी, पॉजिटिविज्म, ये सब क्या है इसके बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। बट आप ये समझ लो ना कि नॉलेज हमें कैसे पता है, हाउ ऑफ द नॉलेज, इसके बारे में एपिस्टेमोलॉजी बताता है कि हमें जो पता है वो कैसे पता है। मान लीजिए कि हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय विषय में स्टेट जो है अपने इंटरेस्ट के लिए कोई भी काम करते हैं, तो ये बात हमें कैसे पता चले, ये बात रियलिज्म ने बताया। और स्टेट में शांति स्थापित करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना चाहिए, ये बात हमें आइडियलिज्म ने बताया। तो इस तरीके से जो नॉलेज है उसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है, हाउ कैसा है, इन चीजों पे जोर दिया गया कि कौन सी थ्योरी ये बता रही है, तभी हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंध को अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जनरली एपिस्टेमोलॉजी की बात करता है। जब हम फोर्थ डिबेट पे आते हैं, यानी कि कोल्ड वार के खत्म होने के बाद, तो यहाँ पे बहुत सारी थियरी आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपने देखा कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म आप पहले ही जान चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, हमारी आइडिया को क्या किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, स्टेट कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, उनके बारे में बात की गई। एक होता है रैशनलिस्ट जिसमें यथार्थवाद, उदारवाद, इनकी बात की जाती है। और एक जो आया जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उनके बारे में जिक्र किया गया रिफ्लेक्टिविस्ट, ठीक है, रिफ्लेक्टिविस्ट। और रैशनलिज्म और रिफ्लेक्टिविस्ट के बीच में आपको देखने को मिलता है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो थोड़ी सी उनमें रैशनैलिटी है और थोड़ी सी क्या है, रिफ्लेक्टिविस्ट, यानी चिंतन करना और चीजों को क्रिटिसाइज करना। दे बोथ हैव अकोमोडेशन इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये जनरली बात करते हैं कि विषय की उत्पत्ति क्या, कहाँ से हुई, इनके बारे में वो जनरली बात करते हैं। तो ये चीजें है ना, ये आपको ग्रेड डिबेट में, ये आपके टाइमलाइन, ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट डिबेट की टाइमलाइन क्या है, सेकंड ग्रेड डिबेट की टाइमलाइन क्या है, कौन कौन सी जो डिबेट है वो फर्स्ट डिबेट कहा जाता है, इनकी जो केंद्र क्या है, इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट है। ये सब चीजें आपको थोड़ी सी जानना चाहिए अंतरराष्ट्रीय विषय के वृहद जानकारी के लिए। तो ये 4 डिबेट आपको अंतरराष्ट्रीय विषय में, जब भी आप अंतरराष्ट्रीय विषय का उत्पत्ति के बारे में आप जानोगे, तो इन 4 ग्रेड डिबेट को आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज ए एस्पिरेंट ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। सो जब इतनी सी बात हो गई तो हम अपने पिछले स्लाइड पे आते हैं। तो पिछले स्लाइड पे हम बात कर रहे थे कि जो थर्ड ग्रेड डिबेट था, थर्ड ग्रेड डिबेट में बात की गई कि वैज्ञानिक तरीके से हम किस तरीके से पढ़े जाएं। पॉजिटिविस्ट मतलब वही होता है कि आप कितना विज्ञान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अध्ययन के दौरान। और उसी में जो बात आई अलग अलग थिंकर ने, उन्होंने, जिसमें आपका पहला नाम आता है वो कून और लाकातोस, उन्होंने, ये थिंकर्स के नाम है और ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैलेंज ये किया कि ये जो अंतरराष्ट्रीय विषय है उसमें एक ही पैराडाइम क्या है। पैराडाइम मतलब क्या होता है, सेट ऑफ थ्योरी होता है, सेट ऑफ आइडियाज होता है। जब आप किसी सब्जेक्ट को अध्ययन करते हो तो एक ही थियरी अप्लाई करके बार बार अध्ययन करते हो, उसी को कहते हैं पैराडाइम। तो आप देखो ना कि जनरली जब वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की बात करें तो रियलिज्म और लिबरलिज्म जो आइडिया थे वो बहुत ही ट्रेंड में थे और उनका जिक्र जो होता है बार बार होता था। तो इसी बात को कून और लाकातोस ने कहा कि क्यों एक ही थियरी जो है ना, एक ही थियरी हम क्यों यूज कर रहे हैं, एक ही पैराडाइम को क्यों यूज कर रहे हैं, सिंगुलर पैराडाइम को उन्होंने चैलेंज करा, ठीक है। और उसी के बाद जो आया पैराडाइम शिफ्ट आया, यानी कि हमें और नई चीजों को जानना चाहिए, या उन्होंने जोर दिया रिफ्लेक्टिविज्म के बारे में हमें सोचना चाहिए, अलग पैराडाइम के बारे में सोचना चाहिए। और तभी जा करके आप देखो कि रियलिज्म से जो हमारा शिफ्ट है वो आया क्रिटिकल थियरी की तरफ, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और भी पोस्ट कॉलोनिज्म की तरफ। और इसी की वजह से यहाँ पे नाम दिया गया देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट। और पैराडाइम शिफ्ट जब भी आता है तो उससे रिलेटेड जो थिंकर है
वो है खून, KUHN, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके एनटीए के एग्जाम में पूछी जाती है। ये सब कॉन्सेप्ट जो होता है कि किसने पॉजिटिविज्म को चैलेंज किया, किसने अंतर्राष्ट्रीय विषय में पॉलिटिकल साइंस में पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट लाया, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तब जब तक से आपको अंतर्राष्ट्रीय विषय में अंतर्राष्ट्रीय का उत्पत्ति, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैसे जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है 1920 से लेकर के वर्ल्ड वार 1 से कोल्ड वार से लेकर के पोस्ट कोल्ड वार में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विषय का उत्पत्ति, क्योंकि आप इन चीज़ों को रट नहीं सकते जब तक से आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप इन चीज़ों को बस क्या करोगे, रटते रहोगे। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ों की बेसिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब ये सब बेसिक्स आपको पता होगा तब आप अंतर्राष्ट्रीय विषय में जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी है, इनको आप आसानी से अपने हिसाब से समझ सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का 1980 में उत्पत्ति हुआ। 4 ब्रेक डिबेट के बारे में हमने बात की और फिर हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आखिर होता क्या है। क्लियर? चलिए, ये एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए, जब इतनी सी बात आ गई तो बात आती है लेट्स डिकोड द टर्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर मतलब जो रियलिज्म में हमने बात की वो स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है जिसके बारे में वॉल्ज बात करते हैं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ पे नहीं है, इनका जो रूट है वो स्टेट से है, ठीक है। और हम यहाँ पे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर आपका क्या है, वो स्ट्रक्चर है आपका मीनिंग, ठीक है। अर्थ, अर्थ किसका, टेक्स्ट का, ठीक है, लिटरेचर का। अर्थ किसका, बाइबल्स। अर्थ किसका, नॉवेल्स। अर्थ किसका, रिटन डॉक्यूमेंट्स। अर्थ किसका, पोएट्री। अर्थ किसका, डॉक्यूमेंट्री। अर्थ किसका, साइंस, जितने भी साइंस सिग्नल्स इनका। अर्थ किसका, आप जो भी लिख सकते हैं, आप देखोगे फिलॉसफीज जो कि रिटन फॉर्म में है, ठीक है, स्पीचेस जो कि रिटन फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों के अर्थ के बारे में हम जब भी डिस्कस करते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन, किस तरीके से हम इनका अर्थ निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। और ये किसके अंदर आता है, वो है स्ट्रक्चर के बारे में आता है। और इसी स्ट्रक्चर की बात जो है हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में, कि किस तरीके से मीनिंग जो है वो एक अपने में न्यूट्रल आइडिया नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसकी मीनिंग को बना सकते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये चीज़ें जो है ना आपके बुक में नहीं दी जाती है, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि ये चीज़ें जो है ना बहुत आसान, बहुत मतलब कि आउट ऑफ द IR है, इसी वजह से हम इनको छोड़ के नेगलेक्ट कर लेते हैं। बट मैं कोशिश ये कर रही हूँ ना कि आपको थोड़ी सी आसान भाषा में दिखाती हूँ कि कैसे जो होता है ना टेक्स्ट है वो अलग अलग मीनिंग दिखाता है, ठीक है। किस तरीके से एक टेक्स्ट से आप अलग अलग तरीके की मीनिंग निकाल सकते हो। ये चीज़ें मैंने TEDx पे एक लेक्चर देखा था, उसमें ये चीज़ें जानी। जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई एक पर्सन कहता है राम बिट्स सीता, ठीक है, तो इसका हिंदी होगा राम सीता को मारता है, ठीक है। केस लेते हैं एक डोमेस्टिक वायलेंस का। ऑलराइट, यहाँ पे फेमिनिज्म आपको नहीं लाना है, ये बस एक एग्जाम्पल है मैं आपको दे रही हूँ समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें पता हो जाए कि कैसे जो है ना टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग हम अपने मीनिंग के अनुसार कैसे टेक्स्ट को एक टेक्स्ट हमारे लिए एक पॉलिटिक्स का भी एक जरिया हो सकता है, ठीक है। तो राम बिट्स सीता, ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्म हो गया सीता इज, रिमेंबर मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे ग्रामर और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारी जो टेक्स्ट है मीनिंग जो है ना वो किसी चीज को छुपा सकती है और किसी चीज को ना उजागर कर सकती है। द वे वी रिप्रेजेंट, द वे वी सिंबलाइज, द वे पैटर्न जो होता है ना, वर्ड्स का पैटर्न, वो किसी चीज पे स्ट्रेस देता है और किसी चीज को छोड़ देता है। तो यहाँ पे है सीता इज बीटन बाय राम, ठीक है।
अब इसके जनरलाइज के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले इसका हिंदी देख लेते हैं। ये है सीता राम के द्वारा मारे या पीटी जाती है, ठीक है, पीटी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो सेंटेंस है, यहाँ पे राम बिट सीता, यहाँ पे राम जो है ना एज ए कल्प्रिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मतलब राम एक्टिव वॉइस है और सीता को पैसिव दिखाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे राम को आप सीधे दिखा सकते हो ही इज ए कल्प्रिट, यानी ही इज डूइंग समथिंग बैड। अब यहाँ पे सीता इज बीटन बाय राम, यहाँ पे सीता जो है ना, सीता को आपने दिखा दिया विक्टिम के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे जो राम का जो रोल है उसको आपने हाइड किया, सीता इज बीटन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीता इज बीटन, ठीक है। अब इसका जनरलाइज फॉर्म देखते हैं। इसका जनरलाइज फॉर्म होगा women are beaten by men, ठीक है। So all women are beaten। तो इस तरीके से, ये बस एक उदाहरण है, आप प्लीज डोंट टेक इट एज अ पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स पॉलिटिक्स होगा यहाँ पे, बट आप इसको एज ए इंटरप्रेटर कि किस तरीके से जो टेक्स्ट होता है किसी के रोल को उजागर कर सकता है, किसी के रोल को छिपा सकता है, और किस तरीके से जनरलाइज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, पैट्रियार्कल वे में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑल वुमेन आर बीटन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है ना, एक उदाहरण है कि किस तरीके से जो हमारा वर्ड्स हैं, जिस तरीके से हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं सेंटेंस में, जिस तरह से हम वर्ड्स को बनाते हैं, उस तरीके से क्या होता है, हम उसके मीनिंग्स को निकालते हैं, हम उसके अर्थ को निकालते हैं। बस ये एक छोटा सा उदाहरण है आपको समझाने का कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का अरेंजमेंट, टेक्स्ट का पैटर्न, टेक्स्ट का ऑर्डर जो हमें मीनिंग्स के अलग अलग अर्थ को दिखाता है। यहाँ पे एक एक्टिव वॉइस हो सकता है, यहाँ पे ये पैसिव वे में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो हम क्या करते हैं, कभी भी सोसाइटी में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यही कहते हैं कि हमारी जो वर्ड्स हैं, कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है, हमें क्या करना है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, या फिर जो छिपा हुआ मीनिंग है उसको हमें क्या करना है, वापस लाना है, उसको हमें उजागर करना है। और इन्हीं चीजों के बारे में हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के फॉर्म में पढ़ते हैं। ये टेक्स्ट हो सकते हैं, ये फिलॉसफी हो सकते हैं, ये स्पीच हो सकते हैं, ये साइन और सिग्नल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अभी तो आप देखोगे ट्विटर के जितने भी आप देखोगे ना पोस्ट, या फिर ट्विटर के जितने भी आप फेसबुक के पोस्ट आते हैं, उसको भी उसके अंडर लाया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम चीज़ों को, उसके टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी पॉलिटिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके हिडन मीनिंग को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसी के तहत ये क्रिटिकल थियरी के अंदर आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने छोड़ दी है, जो हमें दिख रही है, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिख रही है, उन चीज़ों को हमें लाना है, ठीक है। तो ये है क्रिटिकल थियरी के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे, जब भी हम डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम जो हिडन मीनिंग है उनको बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन। यानी कि हम टेक्स्ट को एनालाइज करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा आता है तो हम एक पर्सन को जरूर याद करते हैं, जैसा कि आपको पता है वो पर्सन है डेरिडा, ठीक है। अब डेरिडा के बारे में जैसे हमने बात की, फूको के बारे में बहुत सारे टेक्स्ट हैं, ठीक है। अब इनको एक लेक्चर में 5 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करना मेरी जो है ना, मेरी कैपेबिलिटी के विरोध होगा। तो मैं क्या करूंगी ना, मैं इन डेरिडा को आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, तो प्लीज यू कैन रेफर टू डेरिडा, प्लीज यू कैन रेफर टू फूको, बट टू बी फ्रैंक, इट्स in NTA they didn't ask in that much depth. So जब भी हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे, दो नाम आपको पता होना चाहिए, वो है डेरिडा और वो है फूको।
सो डेरिडा का जो टर्म आता है वो है डीकंस्ट्रक्शन के बारे में। हमें क्या करना है, टेक्स्ट के मीनिंग को, लिटरेचर को हमें क्या करना है, उसके फिलॉसफीज को हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, उसको हमें आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना है, उसके हिडन मीनिंग जो है, छिपे हुए मीनिंग है, उनको हमें डिकोड करना है। और ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी फोर्थ डिबेट, जिसको हमने कहा इट्स अ डिबेट जो कि एम्फेसिस करता है मल्टी पैराडाइम। एक पैराडाइम नहीं होना चाहिए, जो कि आप देखते हो रैशनलिज्म के फॉर्म में वो क्या था, सिंगुलर पैराडाइम। अब यहाँ पे आ गया रिफ्लेक्टिविस्ट, जो कि बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और भी गहराई से हमें क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यहाँ पे आ गया कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि अलग अलग तरह के पैराडाइम की बात करते हैं। पैराडाइम क्या होता है, अ सेट ऑफ थियरी होता है, ए सेट ऑफ थिंकिंग होता है, जो कि चीजों को समझने में हमारी मदद करती है। एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है फूको से रिलेटेड, वो है डिस्कोर्स। ठीक है, डिस्कोर्स। हालांकि फूको के बारे में हमने पहले बात कर दिया है, पोस्ट कॉलोनियल के बारे में, लेकिन जब भी हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे तो डेरिडा और फूको ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स है। डिस्कोर्स क्या होता है, जब आप वर्बल, टेक्स्ट, रिटन फॉर्म में अपने आइडिया को इंटरचेंज करते हो, एक्सचेंज करते हो, दैट इज डिस्कोर्स। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं दैट विल बी इंटरसब्जेक्टिव। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरा जो आइडिया है वो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप जो है ना इस तरीके से पढ़ना चाहो, तो आप जो है ना हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनो या फिर नेट के एग्जाम क्वालिफाई करो, तो आप कहोगे कि मैं ये तरीका अपनाऊंगा नहीं, मैं कुछ अलग तरीके से, मैं वीडियो ऑडियो की मदद से इन चीजों को पढ़ाऊंगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझाऊंगा। तो ये जो है ना वर्बल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू अलग अलग चीजों को समझाने का अलग अलग तरीका होता है, और ये जो सब एक्सचेंज होता है आइडियाज का, टेक्स्ट का, वो है इंटरसब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, और ये जब इंटरसब्जेक्टिव यानी कि बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं तो देयर इज अ डिस्कोर्स। ठीक है, वहां पे क्या होता है, देयर इज अ विरोध की भावना आती है, यानी कि कोई भी एक टर्म्स है उसका एक सिंगल मीनिंग नहीं होता है, उसका मल्टीपल मीनिंग होता है। और उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया था जेंडर, दीज आर द सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म, टेररिज्म, दीज आर द सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म। तो इस तरीके से सोसाइटी जो होते हैं ना, जो अलग अलग टर्म्स होते हैं वो कल्चर के हिसाब से हमें क्या कर दिया जाता है, उस चीजों को, उसका मीनिंग जो है ना हमें पता चलते हैं। क्योंकि आप देखो ना ये जेंडर, जब आप मॉडर्न सोसाइटी में जाओगे जेंडर जो है ना एक अलग तरीके से देखा जाता है, जब एक विलेज सोसाइटी में जेंडर का एक अलग परिभाषा है। उसी तरह से टेररिज्म, अ टेररिस्ट फॉर अ नेशन कैन बी अ नेशनलिस्ट। ठीक है, तो किसी के का टेररिस्ट हो सकता है, उस देश के लिए एक नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो टेररिज्म है ना वो इंटरसब्जेक्टिव नेचर है, कल्चर के हिसाब से, टेरिटरी के हिसाब से, दैट विल चेंज। फिर जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो ये जो है ना रिफ्लेक्टिविस्ट और रैशनलिस्ट के बीच का जो है ना पक्ष को धारण किए हुए, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। तो ये जो क्रिटिकल थियरी है, ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, ये जो है ना देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज ऑन द क्वेश्चन मार्क ऑन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब ये एपिस्टेमोलॉजी जो मैं बार बार वर्ड कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, वो है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, फिर उस स्लाइड पे आएंगे। ठीक है, तो जब भी हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो एक चीज आती है, वो है एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और मेथडोलॉजी। यानी कि ये जनरली आप रिसर्च मेथडोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो इन चीजों का जिक्र होता ही होता है। अब ये टर्म्स क्या है, ये आइडिया क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी या फिर मेथडोलॉजी या फिर मेथड, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली जब भी हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो ये बात करते हैं व्हाट के बारे में। ठीक है, ये बात करते हैं व्हाट के बारे में, सॉरी इट्स ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी जब भी हम बात करते हैं तो व्हाट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे सामने जो भी रियलिटी में दिख रही है, क्या दिख रही है, ठीक है, दैट इज जो भी हमारे सामने रियलिटी में दिख रही है उसका सिंपल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन हो सकता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो हमारे उस पर कुछ जो है ना एक फैक्ट्स बेस्ड डिस्क्रिप्शन होगा,
एक जो होगा सब अपने अपने विचार देंगे, और एक जो होगा उस आइडियाज के बारे में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो कोई भी चीज हम देखते हैं आसपास, तो वो आपको 3 तरीके से बताई जाती है, दैट इज किसी की ऑब्जेक्टिव व्यू, किसी के बहुत सारे सब्जेक्टिव व्यू, और हो सकता है इस आइडियाज को कंस्ट्रक्ट करके आपके सामने रखा जा रहा है। तो दैट इज ऑन्टोलॉजी, कि ये क्या है कि हम जो भी जानते हैं वो या तो वस्तुनिष्ठ वे में जानते हैं, या फिर व्यक्तित्व के अपने परक अपनी जो सोच होती है उसके हिसाब से जाने जाते हैं, या फिर वो जो जानना हो वो किसी के द्वारा रचा हुआ है और उसे हम क्या ग्रहण करते हैं, तो वो आता है हमारा ऑन्टोलॉजी में। अब इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या है, ज्ञान मीमांसा, जनरली हम एपिस्टेमोलॉजी को कहते हैं। ऑन्टोलॉजी का एक बार आप इसका एग्जैक्ट हिंदी आप देख लेना। एपिस्टेमोलॉजी क्या करता है, जो हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना वैज्ञानिक तरीके से जानते हो किसी चीज को, जैसे आपने ग्रेविटेशन के बारे में जाना तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, और उसी को आप क्या कहते हो, किस तरीके से, किस थियरी के माध्यम से आप जानते हो, दैट इज कम अंडर द एपिस्टेमोलॉजी। और इसी के संदर्भ में मैंने बताया कि जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज, मतलब कि हम किस तरीके से नॉलेज को ग्रहण करते हैं, उस पर उसने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये किया कि पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि हमारी जो सारी चीजें हैं ना वो रैशनल वे में हो, यानी कि हम क्या करते हैं, रियलिज्म को ज्यादा उन्होंने जोर दिया, और इसी पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाई देयर इज वन पैराडाइम, व्हाई देयर इज नॉट अदर पैराडाइम, और इसी को उन्होंने चैलेंज किया, दे चैलेंज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द नॉलेज, यानी कि उन्होंने चैलेंज किया पॉजिटिविज्म को, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से जो आप क्लेम करते हो, जरूर नहीं है उन चीज़ों के बारे में हम सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से ही जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्टेट के बिहेवियर को समझो, तो आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स आपको उसके बारे में बताएं, आप लीडर्स के बिहेवियर, आप उन सब चीज़ों को एनालाइज करोगे, तब ही आप उनकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। तो आप वैज्ञानिक तरीके से हटके आप उसके बैकग्राउंड, कल्चर, वैल्यू, नॉर्म, सोशलाइजेशन, इन सब के बारे में अध्ययन करोगे, तभी आपको क्या होगा, उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और इसी के बारे में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने अपनी चिंता जताई और इन जो मेन स्ट्रीम थियरी थी उनको चैलेंज किया। अब एक टर्म जब भी जो जुड़े रहते हैं वो है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी। इनको भी थोड़ा जान के चलते हैं क्योंकि ये हो सकता है आपसे पूछे जाए, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी क्या होता है, जैसे आप रिसर्च करते हो, किस तरीके से आप रिसर्च करते हो, ठीक है, किस तरीके से आप रिसर्च करोगे। जैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे पीएचडी में, तो उनसे पूछा जाएगा कि व्हाट्स योर मेथोडोलॉजी, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो मान लीजिए कि आप कल्चर का अध्ययन करोगे तो आप यूज करोगे इथनोग्राफिक मेथोडोलॉजी, ठीक है, केस स्टडी के थ्रू आप जाओगे। तो ये सब क्या है, ये सब मेथोडोलॉजी है। लेकिन एक टर्म जो हमें और भी कंफ्यूज करता है वो है मेथड, यानी मेथड। देखिए मेथोडोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कार्य प्रणाली, यानी प्रणाली मतलब क्या, सेट ऑफ मेथड्स, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, और मेथड को कहते हैं विधि। यानी कि हो सकता है जब आप एपिस्टेमोलॉजी करो, सॉरी जब आप इथनोग्राफी करो, यानी कि आप जो है ना, आप किसी के बारे में जान करके आप उनसे क्या करो, जा करके लोगों के बारे में अध्ययन करोगे, तो हो सकता है आप बीच में किसी का इंटरव्यू लोगे, हो सकता है आप बीच में सर्वे करोगे, हो सकता है आप ऑब्जर्व करोगे। तो ये जो उसके अंदर जो छोटे छोटे टूल्स आते हैं, जो छोटे छोटे विधि आते हैं, दैट इज सर्वे, इंटरव्यू, वो कहलाते हैं मेथड, ठीक है। तो ये है मेथोडोलॉजी, और उसके अंदर जो आता है वो है मेथड। तो ये 4 चीजें आपको जानना जरूरी है। ऑन्टोलॉजी क्या होता है, यानी व्हाट, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, हाउ, मेथोडोलॉजी क्या होता है, वेज, ठीक है, किस तरीके से आप करोगे, ठीक है, और मेथड क्या होता है, टूल्स, ठीक है। तो इन सब चीजों को जानना हमें जरूरी है एज ए स्टूडेंट ऑफ रिसर्च, एज एस्पिरेंट ऑफ रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। तो जब ये सब चीजें हो गई, थियरी के बारे में हमने बात कर ली कि थियरी ये कहता क्या है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये जो आइडियाज हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसको कहा गया पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहलाता है, पॉजिटिविज्म क्या होता है, वो साइंटिफिक तरीके से हर चीजों को जानने की कोशिश करता है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक आइडिया को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि हम साइंटिफिक तरीके से हर चीज को नहीं जान सकते,
और इसी वजह से इन्होंने एम्फसाइज किया टेक्स्ट को, उसके मीनिंग्स को, उसके इंटरप्रिटेशन को, और इसी वजह से ये कहलाया पोस्ट पॉजिटिविस्ट थियरी। क्योंकि आप देखो कि ह्यूमन के जितने भी एक्शन है, जितने भी चीजें हैं, उनको क्या किया जाता है, समाज द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है और उसी को हमें समझना है। तो समाज को जानने के लिए, ह्यूमन को जानने के लिए आप सिर्फ फैक्ट्स और साइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उनके बिहेवियर को, वो किस कल्चर में है, उनकी हिस्ट्री क्या है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में उनको पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। और इसी वजह से इन्हें पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरी कहा गया। ये बातें हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन आपको इतनी चीज़ें जरूरी रखनी है, याद रखनी है कि जब भी हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, हम बात करते हैं टेक्स्ट की, हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, हम बात करते हैं उससे रिलेटेड उसके मीनिंग्स। ठीक है, ये जो है ना की आइडियाज़ हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जो अंतिम थियरी बचा है पोस्ट मॉडर्निज्म, उसे भी कवर करने के लिए। टिल देन कीप रिवाइजिंग, keep your practice very hard, and yeah, have a good preparation. Thank you.